नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम एक ऐसा जो रिपीटेडली पूछा जा सकता है आगे के मेंस एग्जामिनेशन में भी, और पहले भी इस थीम के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए। सवाल है, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन फूड प्रोडक्शन एंड रोबस्ट फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज, इंडिया कंटिन्यूज टू फेस सीरियस चैलेंज इन इंश्योरिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर ऑल। अब एक स्टेटमेंट दे दी गई है, सबसे पहले लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट है, उसके बाद आपको पूछा गया है क्रिटिकली एनालाइज द अंडरलाइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द परसिस्टेंस ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। अब आपको एक स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्टेटमेंट को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसको एड्रेस करने में लग जाते हैं, लेकिन जो पहली स्टेटमेंट होती है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट जो पहली स्टेटमेंट है वो आपको इंट्रोडक्शन के लिए आइडिया दे सकती है। वो आपको ये बता रहा है स्टेटमेंट में कि हमने फूड प्रोडक्शन में और फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज में, इन दोनों में एडवांसमेंट्स किए हैं। एज अ कंट्री वी हैव मेड एडवांसमेंट इन बोथ द अमाउंट ऑफ फूड दैट वी आर प्रोड्यूसिंग एंड ऑल्सो हाउ फूड सिक्योरिटी इज बीइंग एंश्योर्ड फॉर द पीपल। अमाउंट ऑफ फूड प्रोडक्शन आप जानते हैं 1960s और 70s के ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से फूड ग्रेन्स के अंदर और पिछले 20 से 25 सालों में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के अंदर बहुत भारी मात्रा में इंक्रीज देखने को मिला है। इफ वी टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज, आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ राशन अवेलेबल है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लगभग 80 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने इसमें इंप्रूवमेंट किए। फिर भी ऐसा क्यों है कि एक्सेस टू अफोर्डेबल नंबर 1 एंड न्यूट्रिशियस डाइट फॉर ऑल, इसमें अभी भी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। द चैलेंजेस मे हैव रिड्यूस्ड बट दे हैव नॉट बीन एलिमिनेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो इसके लिए आपको फैक्टर्स का एनालिसिस करने के लिए बोला गया। अगर आप इस क्वेश्चन में पहले पार्ट को एड्रेस नहीं करते हो, खास तौर पे जब आप आंसर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपका एक तरीके से जो एज है आंसर के अंदर वो जा सकता है। इसको स्टार्ट करने के लिए हम एक डिकॉटमी दिखा सकते हैं। डिकॉटमी का मतलब होता है जहां दो कंट्रास्टिंग फैक्ट साथ में एग्जिस्ट कर रहे हो, दो कंट्रास्टिंग फैक्ट्स, अपोजिंग फैक्ट्स आपस में एग्जिस्ट कर रहे हो। पहला अपोजिंग फैक्ट ये है कि भारत इनिशियल डेज ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस में एक फूड डेफिसिट में रहता था, फूड ग्रेन डेफिसिट में रहता था, उसे फूड ग्रेन इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर से। पर अब वो 330 मिलियन टन से ज्यादा एक साल में फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर देता है और कई टन वो एक्सपोर्ट भी करता है, 90,000 करोड़ रुपीस के आसपास। Unfortunately, still the rank in hunger and malnutrition indices is very low. ओवरऑल अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग भी इसमें डाल सकते हो तो डालना है तो डाल सकते हो, या हंगर इंडेक्स की डाल सकते हो, आपकी मर्जी। हंगर इंडेक्स की रैंकिंग को सरकार कई बार रिब्यूक कर चुकी है, इसलिए आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग इसमें यूज कर सकते हो इफ यू फील डाउटफुल अबाउट इट। Now, what are the challenges to affordable and nutritious diet? ये challenges और to nutritious और affordable diet को आपने factors के साथ ही डिस्कस करना है। The reason is simple कि आप इसके अंदर दो सेगमेंट के एड्रेस कर रहे हो। एक कि आपने फूड प्रोडक्शन में तो इंप्रूवमेंट कर ली है, लेकिन उसके अलावा अभी भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत में हंगर भी है, माल न्यूट्रिशन भी है। Secondly, before you start this particular segment of the answer, you can also talk about some indicators जिनसे ये शो होता है कि हंगर और माल न्यूट्रिशन इंडिया में है। ये इंडिकेटर्स ओबेसिटी को लेकर या डुअल बर्डन को लेकर भी हो सकते हैं। रीसेंट टाइम्स में हमने माल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी, इसका डुअल बर्डन देखने को मिलता है, जहां पे अर्बन एरियाज में ओबेसिटी की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में नजर आ रही है। दोनों को साथ में हैंडल करना जरूरी है। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द infant mortality rates, maternal mortality rates. You can also talk about more importantly, you can talk about nutritional data related to stunting, wasting, undernourishment, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में इसी जगहों पे ये डेटा इस्तेमाल भी करना है और यूज भी कर सकते हो। आफ्टर शोइंग that these are the indicators which show that there is a lot of progress to be done, फिर हम फैक्टर्स पे आ जाते हैं। पहला फैक्टर है कि पीडीएस सिस्टम है लेकिन इनएफिशिएंट रहा है ओवर द इयर्स। ठीक है, 2022 की एक रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 9 करोड़ बेनिफिशरीज जो थे वो राइटफुली अपना राशन नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं ड्यू टू एक्सक्लूजन एरर्स।
देन माइग्रेंट वर्कर्स को कोविड पेंडेमिक के टाइम पे डिफिकल्टी आ रही थी, और वन नेशन वन राशन कार्ड हमने इसके लिए लाए। मैं ये क्यों लिख रहा हूं? मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में एनालाइज करने के लिए कहा गया है। मतलब अगर आप एक लिस्ट ऑफ फैक्टर्स दे देते हो तो दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस आंसर, दैट इज नॉट सफिशिएंट। इफ यू आर एनालाइजिंग अ फैक्टर, एनालिसिस में यह भी हो सकता है कि इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया है, तो एक लाइन में हमने वन नेशन वन राशन कार्ड स्टेप भी डाला है ना, समझ रहे हो? सेम वे इनकम इनइक्वालिटी और पावर्टी, इसको भी हम फैक्टर मान रहे हैं माल न्यूट्रिशन का, कि चाहे हमने पावर्टी को रिड्यूस किया पर अभी भी 10% 15% तो पुअर ही हैं, और अगर ये हमारे कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स है कि हम कह रहे हैं कि 10-15 ही हैं, इससे और ज्यादा हो सकते हैं। एंड सेकेंडली इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, टॉप 10% ऑफ इंडियंस होल्ड 57% ऑफ द नेशंस इनकम। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बॉटम है, बॉटम 1%, सॉरी टॉप 1% है, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हो कि टॉप 1% ऑफ द इंडियंस हैव 22% और क्वार्टर ऑफ इंडियाज इनकम। क्रॉनिक पावर्टी, इनइक्वालिटी, ये भी आपको यहां पे नजर आ जाएगी, और आप इसको फैक्टर के तौर पे एनालाइज कर रहे हो। दैट मींस एटलीस्ट 1 to 2 लाइंस यू हैव टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स दैट यू आर डिस्कसिंग। डाइटरी डाइवर्सिटी हमारा एक प्रॉब्लम है ना, डाइटरी डाइवर्सिटी हमारा एक प्रॉब्लम है। जैसे मैंने यहां पे ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन की बात की है, अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड ओबेसिटी। अंडर न्यूट्रिशन मतलब खाना ही कम मिल रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मतलब खाने में प्रोपोर्शनली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम है, ठीक है, जिंक कम है, जिंक की मात्रा कम है, आयरन की मात्रा कम है जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से स्पेसिफिक इश्यूज आते हैं ग्रोथ में, है ना, खास तौर पे महिलाओं और बच्चों के लिए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने पोषण अभियान भी लाया। मैं क्यों लिख रहा हूं ये गवर्नमेंट ने पोषण अभियान लाया? क्योंकि उसने क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कहा है चैलेंजेस को, तो चैलेंजेस का रिस्पॉन्स भी मैं साथ में लिख दे रहा हूं। अर्बनाइजेशन और चेंजिंग फूड सिस्टम्स इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से स्लम्स बन गए हैं, और स्लम्स में फूड की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों को लेकर प्रॉब्लम्स है, कंटामिनेशन को लेकर प्रॉब्लम्स है, वाटर क्वालिटी को लेकर प्रॉब्लम्स है, और सैनिटेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है किस तरीके से न्यूट्रिशनल अपटेक होता है। आपने स्वच्छ भारत मिशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स देखे होंगे, लेकिन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये था कि आप न्यूट्रिशनल आउटकम्स तभी पूरी तरीके से अचीव कर पाओगे अगर आपके घर परिवार में आसपास में सैनिटेशन बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है, क्योंकि कंटामिनेशन ऑफ फूड की वजह से, वाटर की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, या आपके न्यूट्रिशनल आउटकम्स आप अचीव नहीं कर पाते हो। सिमिलरली there is gender disparity, there are other disparity as well, persons with disability के लिए मुश्किल है एक्सेस, ट्राइबल्स के लिए मुश्किल हो जाता है एक्सेस। तो ये कुछ ऐसी डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस है हमारे समाज में जिनको एक्सेस कम मिलता है, जिसकी वजह से हंगर और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बनी रहती है। हमारा फोकस हमारी मार्केटिंग रिजीम के हिसाब से, हमारी एमएसपी रिजीम के हिसाब से वीट और राइस पे इतना ज्यादा है कि हमने डाइटरी डाइवर्सिटी को लैग पे रखा हुआ है। स्टेपल डाइट्स के ऊपर फोकस है, लेकिन मिलेट्स के ऊपर कम फोकस रहा है, जो कि पिछले 5 साल में वी हैव सीन दैट इट हैज इंक्रीज्ड, बट मिलेट्स, पल्सेस, इनके ऊपर फोकस हमारा कम रहा है। ऑल्सो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का सही तरीके से डेवलप ना हो पाना, ये भी कारण है हमारे हंगर और माल न्यूट्रिशन के। अब जब भी आप किसी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता हुआ आंसर बताते हो, यू आर गिविंग द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू परसिस्टिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, यू कैनॉट एस्केप द आंसर विदाउट गिविंग एनी 2 or 3 सॉल्यूशंस। अब यहां पे आप एक डायग्राम बना के नरिश फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में डिस्कस किया। जब भी आपसे पूछा जाता है कि हंगर और माल न्यूट्रिशन के लिए आगे क्या किया जाए, उन स्टेप्स को आप नरिश फ्रेमवर्क में डिवाइड कर सकते हो याद करने के लिए, कि मैं यही 7 स्टेप्स हमेशा लिखूंगा, 7 स्टेप्स मैं हमेशा यही लिखूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मुझे याद आता है पेपर में या नहीं। मतलब मुझे याद करने की टेंशन नहीं लेनी है, इसलिए मैं पहले से ही रट के चला जाऊंगा कि अगर मुझसे कोई पूछे हंगर और माल न्यूट्रिशन के मामले में क्या करना चाहिए, तो ये नरिश फ्रेमवर्क मुझे याद है। एन से तो स्टैंडर्ड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन की लोगों को फ्री में राशन देना शुरू करो, उस राशन को डाइवर्सिफाई करो, दैट हैपेंस इन स्कूल्स एज वेल विद द मिड डे मील स्कीम। सेकंड इज मैटरनल और चाइल्ड केयर, यानी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखो, क्योंकि न्यूट्रिशनल अपटेक इस बात पे डिपेंड करता है कि अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड में या प्रेगनेंसी में महिलाओं को किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, हेल्थ कंडीशंस उनकी कैसी। इसलिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंटीग्रेशन, यू से यूनिवर्सल हेल्थ केयर
बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आर से आप जो भी प्रोग्राम लेके आ रहे हो उसमें रेगुलर मॉनिटरिंग होनी जरूरी है, क्या उसके प्लॉजिबल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं। सोशल ऑडिट के जरिए ये पता लगाना कि क्या बच्चों में माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम में कोई इंप्रूवमेंट नजर आई है या नहीं आई। इंक्लूसिव प्रोग्राम्स, आई से इंक्लूसिव का मतलब मैंने आपको बताया था, कुछ सेगमेंट्स लेफ्ट आउट फील करते हैं, पर्संस विद डिसेबिलिटी, ट्राइबल पॉपुलेशन, ये लेफ्ट आउट फील कर सकते हैं। नंबर 1 क्योंकि इनकी स्टेपल डाइट्स हो सकता है डिफरेंट हो फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। सेकेंडली इन तक एक्सेस नहीं होता है वो फूड ग्रेन्स का, तो उसके लिए हम जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं उन्हें और इंक्लूसिव बनाना होगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम करना होगा इससे। तो आप अभी इस समय पे ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के ऊपर काम कर रहे हो। द रीजन इज वेरी सिंपल, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, भारत में भी उसका नतीजा देखने को मिलेगा और यील्ड ऑफ द क्रॉप्स आने वाले समय में कम होने वाली है, जिससे फूड सिक्योरिटी इश्यूज और ज्यादा बढ़ सकते हैं। एंड लास्टली टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। बहुत रूरल एरियाज के अंदर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे जिसके थ्रू IITs वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मशीन्स बनाई हैं जिससे आप इंस्टेंटली चेक कर सकते हो स्टूडेंट के मेन न्यूट्रिशनल जो पैरामीटर्स हैं, है ना, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उनके चेक कर सकते हो। सेम वे जो आप खाना खा रहे हो, अपनी प्लेट का न्यूट्रिशनल मेकअप, न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन, ये भी चेक करके पता लगा सकते हो कि क्या ये जो टेकअप है सही है नहीं। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर कैन बी मल्टीपल सच एग्जाम्पल्स। कलेक्ट 2 or 3 examples and quote in your answers. That is how you will conclude this answer. Why? Because you are always going to give a solution जब भी आप किसी प्रॉब्लम या चैलेंज को किसी क्वेश्चन में हाईलाइट करते हो। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। यदि आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जनरल स्टडीज के डिस्कस करके और उसको सॉल्व करना चाहते हो, साथ ही साथ आप एक फ्रेमवर्क बेस्ड मॉडल के ऊपर काम करके पिछले 10 सालों के सभी जीएस के क्वेश्चंस को अपनी तैयारी के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोर्स अवेलेबल है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके साथ मेंस डे के थ्रू जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। एंड ये आंसर की प्रैक्टिस जरूर कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका कंक्लूजन मुझे बताना। थैंक यू।